आज की कहानी में एक ऐसा सच सामने आने वाला है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आप भी अपनी माँ और अपने परिवार की इज्जत के लिए लड़ना जानते हैं तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवार और दोस्तों, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि आज इंसाफ होकर रहेगा। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बड़े धमाके और बर्बादी के मंजर से। गंगा माई का ढाबा, जो सिर्फ एक ढाबा नहीं था बल्कि हजारों लोगों की उम्मीद, प्यार और श्रद्धा का केंद्र था, आज वह पूरी तरह से तबाह हो चुका है। हर तरफ सिर्फ काला धुआं और जलती हुई लकड़ियों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। यह वही पवित्र जगह थी जहां कभी लोगों को भूखा नहीं रहने दिया जाता था, जहां गंगा माई के आशीर्वाद से हर किसी का पेट भरता था। लेकिन आज वहां केवल राख और बर्बादी बिखरी पड़ी है। चारों तरफ लोग जमा हैं, सबकी आंखों में आंसू हैं और हर कोई बस यही सोच रहा है कि आखिर किसने इतनी बड़ी हिमाकत की, किसने उस पवित्र जगह को आग के हवाले कर दिया जिसे सब अपनी माँ की तरह पूजते थे। इस आग की लपटों ने सिर्फ एक इमारत को नहीं जलाया था, बल्कि कई मासूम जिंदगियों के सपनों और उनके भरोसे को भी राख कर दिया था। इस भयानक दृश्य के बीच खड़ी है दुर्गावती। दुर्गावती की आंखों में इस वक्त जो आंसू हैं, वो सिर्फ दुख के नहीं हैं, बल्कि उनके पीछे एक बहुत बड़ा गुस्सा, एक बहुत बड़ी नफरत और कुछ कर गुजरने की आग सुलग रही है। वह अपने सामने अपनी पूरी दुनिया को उजड़ते हुए देख रही है। वह ढाबा जिसे उसने अपने हाथों से सींचा था, जिसे उसने अपनी मेहनत और सच्चाई से खड़ा किया था, आज वो उसकी आंखों के सामने मिट्टी में मिल चुका है। हवा में तैरता हुआ धुआं उसकी सांसों को रोक रहा है, लेकिन उसका इरादा और मजबूत होता जा रहा है। वह मन ही मन सोच रही है कि जो कोई भी इस गुनाह के पीछे है, उसे इसकी इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी कि उसकी आने वाली पीढ़ियां भी कांप उठेंगी। दुर्गावती बिना कुछ बोले उस जलते हुए मलबे की तरफ बढ़ती है। लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, उसे पीछे खींचते हैं, लेकिन उसके कदम नहीं रुकते। वह उस राख में से गंगा माई की उस मूर्ति के अवशेष को ढूंढ निकालती है जो पूरी तरह से काली पड़ चुकी है। उस मूर्ति को अपने सीने से लगाकर दुर्गावती की रुलाई फूट पड़ती है। लेकिन वह रोना उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसके अंदर के प्रतिशोध की शुरुआत है। वह उस जलती हुई जमीन पर खड़े होकर कसम खाती है कि जब तक वह इस बर्बादी के असली जिम्मेदार को ढूंढकर उसे सजा नहीं दिला देती, तब तक वह चैन की सांस नहीं लेगी। इसी दौरान वहां मौजूद भीड़ में से कुछ लोग दबी जुबान में बातें करने लगते हैं। कोई कहता है कि यह किसी बाहरी दुश्मन का काम है, तो कोई कहता है कि यह सब जमीन हड़पने के लिए किया गया है। लेकिन दुर्गावती जानती है कि कोई बाहरी इंसान इतनी हिम्मत कभी नहीं कर सकता, जब तक कि घर का कोई भेदी उसके साथ न मिला हो। वह हर एक चेहरे को ध्यान से देखने लगती है। उसे किसी पर शक होता है। वह उस जगह के आसपास सबूत ढूंढना शुरू करती है। तभी उसकी नजर उस मलबे के एक कोने में पड़े एक जले हुए कपड़े के टुकड़े और एक खास तरह के लॉकेट पर पड़ती है। वह लॉकेट कोई आम लॉकेट नहीं है। उसे देखते ही दुर्गावती के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और उसके दिमाग में एक ऐसा नाम आता है जिसे सोचकर ही उसकी रूह कांप जाती है। वह लॉकेट किसी और का नहीं, बल्कि उसके अपने बेहद करीबी तेज प्रताप का है। तेज प्रताप, जिस पर उसने हमेशा अपने सगे भाई से बढ़कर भरोसा किया था, जिसे उसने इस ढाबे की हर एक जिम्मेदारी सौंप रखी थी। दुर्गावती का दिमाग यह मानने को तैयार नहीं है कि तेज प्रताप ऐसा कर सकता है, लेकिन वह लॉकेट झूठ नहीं बोल सकता था। वह उस लॉकेट को अपनी मुट्ठी में कसकर बंद कर लेती है, इतनी जोर से कि उसके हाथ से खून टपकने लगता है। उसका दुख अब पूरी तरह से एक खौफनाक गुस्से में बदल चुका है। वह समझ जाती है कि पीठ पर छुरा घोंपने वाला कोई और नहीं, बल्कि वही इंसान है जिसे उसने अपनी आस्तीन में पाल रखा था। वह बिना देर किए, बिना किसी से कुछ कहे,
सीधे उस जगह की तरफ कदम बढ़ा देती है जहां तेज प्रताप इस वक्त छुपा बैठा है। दुर्गावती के दिमाग में अतीत की सारी बातें एक एक करके घूमने लगती हैं। कैसे तेज प्रताप हमेशा पैसों की बातें करता था, कैसे वह इस ढाबे की जमीन को किसी बड़े व्यापारी को बेचने की जिद करता था। दुर्गावती को अब समझ आता है कि तेज प्रताप की वो मीठी बातें सिर्फ एक मुखौटा थी, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा लालची और धोखेबाज इंसान छिपा हुआ था। रास्ते में चलते हुए दुर्गावती का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह रास्ते में मिलने वाले हर इंसान को पीछे छोड़ते हुए बस आगे बढ़ती जाती है। उसके चेहरे पर जो कठोरता है, उसे देखकर रास्ते में खड़े लोग भी सहम जाते हैं। सबको समझ आ जाता है कि आज कुछ बहुत बड़ा और भयानक होने वाला है। दुर्गावती के मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा है कि आखिर कोई इंसान इतना गिर कैसे सकता है। जिस गंगा माई के नाम का खाया, जिस ढाबे ने उसे पहचान दी, उसी को उसने आग लगा दी। यह सिर्फ एक अपराध नहीं था, यह एक बहुत बड़ा पाप था, जिसकी सजा सिर्फ और सिर्फ तबाही थी। दुर्गावती का एक एक कदम तेज प्रताप की बर्बादी का ऐलान कर रहा है। वह जानती है कि अब रिश्तों का समय खत्म हो चुका है और न्याय का समय शुरू हो चुका है। वह किसी भी कीमत पर तेज प्रताप को छोड़ने वाली नहीं है। कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है तेज प्रताप के गुप्त ठिकाने से। तेज प्रताप एक बंद कमरे में बैठा हुआ है। उसके चेहरे पर एक बहुत ही कुटिल और चालाकी भरी मुस्कान है। वह अपने कुछ साथियों के साथ बैठकर शराब पी रहा है और जश्न मना रहा है। वह बहुत खुश है कि उसने गंगा माई के ढाबे को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। वह अपने साथियों से कह रहा है कि अब दुर्गावती के पास कुछ नहीं बचा। अब वह पूरी तरह से सड़क पर आ चुकी है और बहुत जल्द वह घुटनों के बल आकर जमीन बेचने के कागज पर दस्तखत कर देगी। तेज प्रताप अपनी इस घटिया कामयाबी पर जोर जोर से हंस रहा है। उसे लग रहा है कि उसका यह प्लान इतना पक्का था कि कोई भी कभी उस तक नहीं पहुंच पाएगा। उसने आग लगाने वाले गुंडों को पैसे दे दिए हैं और सबूत भी मिटा दिए हैं, ऐसा उसका सोचना है। वह अपनी जीत के नशे में पूरी तरह से चूर है और आगे की प्लानिंग कर रहा है कि वह उस कीमती जमीन को बेचकर कितने करोड़ रुपए कमाएगा और कैसे एक आलीशान जिंदगी जिएगा। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि मौत बनकर दुर्गावती उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। तभी अचानक कमरे का दरवाजा बहुत ही जोर से टूटकर गिरता है। तेज प्रताप और उसके साथी डरकर अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। सामने दुर्गावती खड़ी है। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हैं, बाल बिखरे हुए हैं और उसके चेहरे पर ऐसा गुस्सा है जिसे देखकर साक्षात काल भी पीछे हट जाए। तेज प्रताप दुर्गावती को अचानक अपने सामने देखकर अंदर से बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन वह अपनी घबराहट को छुपाने की कोशिश करता है। वह अपने चेहरे पर एक झूठी मासूमियत लाता है और कहता है कि दीदी, आप यहाँ? मुझे अभी अभी पता चला कि ढाबे में आग लग गई है। मैं बस वहाँ आने ही वाला था। आप चिंता मत करो, मैं उस आग लगाने वाले को पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। तेज प्रताप की यह झूठी और मक्कार बातें सुनकर दुर्गावती का खून खौल उठता है। वह बिना एक शब्द बोले तेज प्रताप की तरफ बढ़ती है। तेज प्रताप के साथी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुर्गावती के गुस्से को देखकर किसी की आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होती। दुर्गावती सीधे तेज प्रताप के सामने आकर खड़ी हो जाती है। तेज प्रताप फिर से झूठ बोलने की कोशिश करता है और कहता है कि दीदी, आप मुझ पर भरोसा रखो, मैं आपका भाई हूँ। तभी दुर्गावती अपनी मुट्ठी खोलती है और वह जला हुआ लॉकेट तेज प्रताप के मुंह पर फेंक कर मारती है। लॉकेट देखते ही तेज प्रताप के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसकी जुबान जैसे हलक में फंस जाती है। उसे समझ आ जाता है कि उसका भंडाफोड़ हो चुका है। वह कुछ सफाई देने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोलता है, वैसे ही हवा में एक बहुत ही जोरदार गूंज सुनाई देती है। चटाक!
दुर्गावती अपनी पूरी ताकत से तेज प्रताप के गाल पर एक बहुत ही करारा और जोरदार थप्पड़ मारती है। वह थप्पड़ इतना मजबूत था कि तेज प्रताप सीधा जमीन पर जाकर गिरता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। कमरे में एकदम सन्नाटा छा जाता है। तेज प्रताप जमीन पर पड़ा हुआ अपने गाल को सहलाता है और खौफनाक नजरों से दुर्गावती को देखता है। दुर्गावती चिल्लाकर कहती है कि तू मेरा भाई नहीं, तू एक आस्तीन का सांप है। तूने सिर्फ ढाबे को आग नहीं लगाई, तूने अपनी माँ जैसी दीदी की पीठ में छुरा घोंपा है। तूने उस गंगा माई के आंचल को जलाने की कोशिश की जिसने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया। तेज प्रताप अब अपनी असलियत पर आ जाता है। वह जमीन से उठता है और गुस्से में कहता है कि हाँ, मैंने किया, मैंने ही आग लगवाई, क्योंकि मुझे वो ढाबा नहीं, वहां की जमीन और पैसा चाहिए था। तुम जैसी औरत के नीचे काम करते करते मैं थक चुका था। तेज प्रताप की यह बात सुनकर दुर्गावती का गुस्सा शांत होने के बजाय और ज्यादा भड़क जाता है। वह तेज प्रताप की कॉलर पकड़ती है और उसे दीवार से सटा देती है। वह कहती है कि तूने पैसे के लिए अपनी आत्मा बेच दी तेज प्रताप, लेकिन याद रख, जिस गंगा माई के ढाबे को तूने मिटाया है, उसी ढाबे की राख से मैं एक ऐसा साम्राज्य खड़ा करूंगी जो तुझे और तेरे इस घमंड को मिट्टी में मिला देगा। आज से तेरा और मेरा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। तूने जो पाप किया है, उसकी सजा तुझे कानून भी देगी और खुद गंगा माई भी देगी। दुर्गावती तेज प्रताप को धक्का देकर गिरा देती है और वहां से जाने लगती है। जाते जाते वह मुड़कर एक आखिरी बार कहती है कि तेज प्रताप, अपनी गिनती शुरू कर दे, क्योंकि अब तेरी तबाही का वक्त शुरू हो चुका है। दुर्गावती वहां से भारी कदमों से लेकिन एक नए संकल्प के साथ बाहर निकल जाती है और पीछे छोड़ जाती है एक सहमा हुआ, डरा हुआ तेज प्रताप जो अब अपनी हार की शुरुआत देख रहा है। तेज प्रताप के ठिकाने से निकलने के बाद दुर्गावती सीधे पुलिस थाने पहुंचती है। उसके हाथ में वही जला हुआ लॉकेट और तेज प्रताप के खिलाफ कुछ ऐसे पुख्ता दस्तावेज हैं जो उसकी जालसाजी को पूरी तरह साबित कर सकते हैं। दुर्गावती का चेहरा इस वक्त शांत है, लेकिन यह शांति किसी बड़े तूफान के आने से पहले की है। वह बिना डरे पुलिस अधिकारी के सामने खड़ी होती है और सीधे शब्दों में तेज प्रताप और उसके गुंडों के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराती है। पुलिस अधिकारी पहले तो थोड़ा आनाकानी करता है, क्योंकि तेज प्रताप ने इलाके के कुछ रसूखदार लोगों से हाथ मिला रखा था, लेकिन दुर्गावती की आंखों में कानून के लिए जो सम्मान और सच की जो ताकत थी, उसके आगे पुलिस को झुकना ही पड़ता है। दुर्गावती साफ कह देती है कि अगर आज इंसाफ नहीं मिला तो वह इस मामले को शहर के सबसे बड़े अदालत तक ले जाएगी, लेकिन गंगा माई के गुनहगारों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाकर ही दम लेगी। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस की एक टीम तुरंत हरकत में आती है और तेज प्रताप को गिरफ्तार करने के लिए उसके ठिकाने पर छापेमारी करती है। तेज प्रताप, जो अभी अभी दुर्गावती के थप्पड़ के सदमे से उबर भी नहीं पाया था, खुद को अचानक पुलिस से घिरा हुआ पाता है। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे चारों तरफ से घेर लेती है और सबके सामने उसे हथकड़ी पहना दी जाती है। जब तेज प्रताप को बाजार के बीच से पुलिस ले जा रही होती है, तो वही लोग जिन्होंने कभी उसके डर से सिर झुकाया था, आज उस पर थू थू कर रहे हैं। तेज प्रताप की आंखों में गुस्सा और शर्म साफ देखी जा सकती है, लेकिन वह जेल की गाड़ी में बैठते समय भी मन ही मन दुर्गावती से बदला लेने की कसम खा रहा है। इधर दुर्गावती वापस उसी जले हुए ढाबे पर पहुंचती है। शाम का समय है, सूरज ढल रहा है और उसकी आखिरी किरणें उस मलबे पर पड़ रही हैं। गांव के लोग वहां चुपचाप जमा हैं। सबके चेहरों पर मायूसी है और वे सोच रहे हैं कि अब उनका क्या होगा, क्योंकि यह ढाबा ही उनके रोजगार का जरिया था। दुर्गावती बिना एक पल गंवाए एक ऊंची जगह पर खड़ी होती है और जोर से आवाज लगाती है। वह कहती है कि भाइयों और बहनों, आज हमारा ढाबा जरूर जल गया है।
लेकिन हमारी हिम्मत और हमारा हौसला नहीं जला है। जिस गंगा माई ने हमें इतने सालों तक पाला, क्या हम एक हादसे से डरकर हार मान लेंगे? तेज प्रताप जैसे गद्दार ने सोचा था कि वह आग लगाकर हमें सड़क पर ले आएगा, लेकिन वह भूल गया कि सच की बुनियाद को कभी कोई हिला नहीं सकता। दुर्गावती की बातें सुनकर लोगों के चेहरों पर छाई मायूसी धीरे धीरे उम्मीद में बदलने लगती है। वह ऐलान करती है कि कल सुबह की पहली किरण के साथ ही इसी जगह पर नए ढाबे का निर्माण शुरू होगा। लोग उसकी इस हिम्मत को देखकर दंग रह जाते हैं। एक एक करके सभी गांव वाले आगे आते हैं और कहते हैं कि दीदी, हम आपके साथ हैं। कोई कहता है कि वह मुफ्त में मजदूरी करेगा, तो कोई अपनी जमा पूंजी से ईंट और सीमेंट लाने की बात करता है। देखते ही देखते जो जगह कुछ घंटों पहले एक श्मशान की तरह सुनसान और उदास लग रही थी, वहां अब एक नई क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। दुर्गावती सबको एकजुट करती है और काम की योजना बनाने लगती है ताकि बहुत ही कम समय में ढाबा फिर से खड़ा किया जा सके। रात के सन्नाटे में दुर्गावती अकेले उस काली पड़ी गंगा माई की मूर्ति के सामने बैठती है। वह अपने आंसुओं को बहने देती है, क्योंकि सबके सामने उसे मजबूत दिखना था, लेकिन अकेले में वह अपनी माँ को याद करके भावुक हो जाती है। वह मूर्ति को साफ कपड़े से पोंछती है और कहती है कि माँ, तूने मुझे हमेशा सही रास्ते पर चलना सिखाया है। आज मेरे अपनों ने ही मुझे धोखा दिया, लेकिन मैं इस धोखे को अपनी कमजोरी नहीं बनने दूंगी। मैं वादा करती हूँ कि यह नया ढाबा पहले से भी बड़ा, पहले से भी सुंदर और पहले से भी ज्यादा लोगों की सेवा करने वाला बनेगा। दुर्गावती का यह संकल्प सिर्फ एक ढाबा बनाने का नहीं है, बल्कि समाज में फैले उस लालच और गद्दारी के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग का है, जिसकी शुरुआत तेज प्रताप ने की थी।